गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस चैप्टर में आज लास्ट प्रकाश का प्रकीर्णन आज का टॉपिक है। प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या आज का टॉपिक है। तो देखिए, हम जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, ठीक है। और वायुमंडल में गैस के अणु और धूल के कण, ये सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण इन अणुओं पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण पृथ्वी की तरफ आने वाली प्रकाश किरणों को इस वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। जब इस वायुमंडल में इन कणों से मिलती है तो ये छोटे छोटे जो कण हैं इसकी ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः विकिरित कर देते हैं। इसकी ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः विभिन्न दिशाओं में इसको विकिरित कर देते हैं, ठीक है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या कहेंगे इसको? वायुमंडल में उपस्थित गैस के अणुओं द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः विकिरित करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। क्या होगा? वायुमंडल में उपस्थित गैस के अणुओं द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः विकिरित कर देने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। और इन किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा जिन कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसे प्रकीर्णक कहते हैं, ठीक है। और प्रकीर्णित इन तरंगों को प्रकीर्णन होने के बाद जो विकिरित तरंगे हैं इन्हें प्रकीर्णित तरंगे कहते हैं। ठीक है, प्रकीर्णित तरंगे कहते हैं, ठीक। ये आपतित किरणें हो गई, प्रकीर्णित तरंगे हो गई, प्रकीर्णित किरणें हो गई। जिन कणों द्वारा प्रकीर्णन हो रहा है उसे प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रकीर्णित तरंगे हैं जब ये यहाँ से निकलती हैं, कुछ ऊपर चली जाती हैं अंतरिक्ष में, कुछ किरणें नीचे आती हैं और कुछ अन्य कणों से जाकर टकराती हैं, ठीक है। और रेले ने बताया, लॉर्ड रेले का नियम आगे पढ़ेंगे आप। रेले ने बताया कि जिस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। रेले का नियम क्या है, आप इसके बाद लिख लीजिएगा। रेले का नियम क्या है कि जो प्रकीर्णित तरंगे हैं, प्रकीर्णित तरंगों की तीव्रता आपतित तरंगों की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। जो प्रकीर्णित तरंगे हैं वो निर्भर करती है उनकी तीव्रता आपतित तरंगों की तरंगदैर्घ्य पर। यदि आपतित तरंग की तरंगदैर्घ्य बड़ी है तो प्रकीर्णन कम होगा, तरंगदैर्घ्य छोटी है तो प्रकीर्णन अधिक होगा। जितनी छोटी तरंगदैर्घ्य है उतना ज्यादा प्रकीर्णन होता है, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य आप जानते हैं क्या होता है, इस तरह से एक ये गर्त और एक श्रृंग, इतनी जो दूरी तय की जाती है इसी को हम कहते हैं इसकी तरंगदैर्घ्य, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, और इसको लैम्डा से दिखाते हैं कि इसकी तरंगदैर्घ्य इतनी बड़ी है। कोई तरंग और है, इसकी तरंगदैर्घ्य इतनी बड़ी है, ठीक है। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य बेटा छोटी होती है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। तो छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। और हम जानते हैं श्वेत प्रकाश में 7 रंग की किरणों का समूह होता है जिसे हम कहते हैं विग्यवर, ठीक है। जिसमें V फॉर वायलेट है, और वायलेट की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, लगभग 39वां स्थान, और रेड का लगभग 78वां स्थान के आसपास होता है,
तो जिसकी तरंगदैर्घ्य छोटी है उसका प्रकीर्णन अधिक होगा और जिसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी है उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग की किरणों का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग की किरणों का होता है। ठीक है, अब बैगनी रंग की किरणों का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो यहाँ से बैगनी रंग की किरणें निकलेंगी और इस कणों से टकरा के फिर यहाँ पे किसी व्यक्ति को दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ अगर कोई व्यक्ति है तो उसे की आंख में आएंगी और इसे ये कण कैसा दिखाई देगा, जैसी किरणें पहुंच रही हैं तो बैगनी किरणें पहुंच रही होंगी, क्योंकि प्रकीर्णन तो बैगनी का ज्यादा हुआ तो बैगनी दिखना चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित गैस के अणुओं द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः विकिरित कर देने की क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। इतना हो गया, एक आध फिगर दिखा देंगे, फिर लिखेंगे रेले का नियम। ठीक है, अब रेले का नियम पहले बता देते फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो रेले का नियम क्या है कि प्रकीर्णित तरंगों की तीव्रता आपतित तरंगों की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थांश के अनुक्रमानुपाती होता है। चतुर्थांश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णित तरंगों की तीव्रता आपतित तरंगों की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थांश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इनका पहला नियम। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य देखो, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उससे प्रकीर्णित तरंगों की तीव्रता कम होगी। ठीक है, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी है उससे कम तरंगें प्रकीर्णित होंगी, उनकी तीव्रता कम होगी। ठीक है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इनका और नियम क्या है दूसरा, इन्होंने बताया कि प्रकीर्णक का आकार, प्रकीर्णक का मतलब जिन कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिन कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसे हम प्रकीर्णक कहते हैं। इस प्रकीर्णक का आकार यदि आपतित तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी बड़ी है। ठीक है, यदि प्रकीर्णक का आकार आपतित तरंग की तरंगदैर्घ्य से छोटा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा। यदि प्रकीर्णक का आकार, ये तरंगदैर्घ्य कितनी बड़ी, यहां से यहां तक एक बार तीसरे में मिला के ये तरंगदैर्घ्य हो गया इतना, प्रकीर्णक का आकार इसकी तरंगदैर्घ्य से छोटा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा। यदि प्रकीर्णक का आकार इतना बड़ा है तब प्रकीर्णन होगा, तो इसका आकार इतना बड़ा है प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, परंतु इसका आकार इतना बड़ा हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करेगा। यदि प्रकीर्णक का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। यदि प्रकीर्णक का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करेगा। इसकी तरंगदैर्घ्य से छोटे कण हैं तो प्रकीर्णन करेंगे, बड़े कण से प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसका भी एक एग्जांपल मिलेगा आपको, तो ये दो नियम लेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखें, अब कुछ क्वेश्चन है, इसके कुछ उदाहरण, एक अनुप्रयोग है कि पहले तो आसमान नीला क्यों दिखता है, आकाश नीला क्यों दिखता है, स्वच्छ आसमान नीला क्यों दिखता है, आकाश का नीला दिखाई देना, कक्षा 10 में पढ़े आकाश का नीला दिखाई देना। तो आसमान नीला इसलिए, जबकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग की किरण का होता है, बैगनी का। अगर बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है तो आपको बैगनी दिखना चाहिए आसमान, क्योंकि सारी किरण बैगनी बिखर रही है ना, तो आसमान पूरा कैसे दिखना चाहिए, बैगनी। लेकिन नीला क्यों दिखता है, तो इसका कारण ये है कि जो नीले रंग की तीव्रता है आपतित प्रकाश में वो बैगनी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ठीक है, बैगनी की तुलना में लगभग 10 गुने से भी ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये समझें कि अगर 10 किरणें बैगनी की हैं, ठीक है, 10 किरण में अगर 10वां भाग बैगनी का है तो उसका 10 गुना, ये जितना इसका उसका 10 गुना। जैसे मान लो कि ऐसे साधारण है, इसमें तो इतनी मोटी पट्टी हो गई बैगनी की और इतनी चौड़ी पट्टी, उसका 10 गुना क्या हो गया, नीले। तो नीले की जो तीव्रता है वो बैगनी की अपेक्षा 10 गुने से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कारण यही है क्योंकि नीले की तीव्रता बैगनी से ज्यादा होती है। अब होता क्या है कि इसका प्रकीर्णन भले मान लो इसकी 10 है और इसकी 100 किरण, ठीक है, ये 10 है और ये 100, इसका पूरा प्रकीर्णन हो गया 100%, बैगनी रंग की किरणों का 100% हो गया प्रकीर्णन, तो 10 का 100% 10 है तो पूरा 10 किरणों का प्रकीर्णन मान लो होगा।
और वही नीले रंग का है उसका 50% भी हुआ तो इसका 50% आप निकालेंगे तो आएगा 50, इससे ज़्यादा अभी भी है। इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होने के बावजूद भी इतनी किरणें प्रकीर्णित हो जाती हैं कि जो प्रकीर्णित तरंगें हैं उनकी तीव्रता बैगनी के से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि नीले रंग की तीव्रता अधिक है। अब आगे देखें, एक क्वेश्चन और आता है कि स्वच्छ आसमान नीला दिखाई देता है जबकि बादल श्वेत दिखाई देते हैं, क्यों? इसका कारण ये है कि बादलों में वर्षा की बूंदें होती हैं, ठीक है, जल की बूंदों का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बड़ा होता है, अतः वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते और हमें श्वेत दिखाई देता है आसमान। प्रकीर्णन जब नहीं होता तो श्वेत दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। और भी आपने पढ़ा है सुबह शाम के समय सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी देखे हैं। तो लाल क्यों दिखता है देख लें। मान लो ये पृथ्वी है और इधर कहीं पे है कोई, यहाँ मान लो तो सूर्य है, जैसे समांतर किरणें आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे व्यक्ति खड़े हैं। तो इस व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, तो होता क्या है, मान लीजिए इसके चारों तरफ ये हो गया वायुमंडल, ठीक है, ये वायुमंडल हो गया, ठीक है। इस वायुमंडल में ये प्रकाश किरणें ऐसे जाती है, सभी सारी किरणें जा रही हैं, सब चली जाएंगी अंतरिक्ष में। यहाँ से जो व्यक्ति होंगे उन तक प्रकाश किरणें पहुंचेगी तो उन्हें लग रहा है दिन, और ये प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे चली जाएगी, मतलब इस भाग में प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यहाँ पे क्या लगता है रात है, तो हमें उससे मतलब नहीं हो, आप जगह में पड़े होंगे। अब देखिए हमें ये देखना है कि लाल दिखाई देता सूर्य सुबह शाम लाल क्यों दिख रहा है। देखिए कारण एक है, छोटा सा कारण है, आप बताएंगे कि सुबह शाम के समय प्रकाश को माध्यम में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, ठीक है। प्रकीर्णन अधिक होने के कारण लाल रंग की किरणें ही आंख तक पहुंच पाती हैं, अतः सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, ठीक है। देख लो ये प्रकाश किरण शाम के समय, ये सुबह इनको लग रहा है सुबह है, क्योंकि देखो रात है, धीरे धीरे जैसे लाइट बढ़ी ज़्यादा सुबह, फिर दिन हो गया, दोपहर सूर्य ऊपर आ गया, फिर यहाँ से शाम होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे रात हो जाएगी, फिर शाम है, सुबह है और ये दोपहर है। तो देखिए सुबह के समय प्रकाश यहाँ से गया, इतनी दूरी तय करना पड़ रहा है माध्यम, निर्वात से कोई मतलब नहीं, और यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ रही है, और शाम के समय देखो इतनी दूरी माध्यम में तय करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मान लो किसी कारण कुछ किरणें ऐसी होंगी कि ज़्यादा, क्योंकि असंख्य किरणें हैं, कुछ किरणों का प्रकीर्णन हुआ और कुछ का प्रकीर्णन ही नहीं हुआ, आप पहुँचिए सीधा, तो कैसे दिखाई दे रहा है, सूर्य श्वेत दिखाई दे रहा है। श्वेत प्रकाश जब आप पहुँच गई, सूर्य कैसे दिखाई दिया, श्वेत दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन सुबह शाम के समय ज़्यादा कण मिलेंगे क्योंकि ज़्यादा दूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, और जब प्रकीर्णन हो गया तो लाल रंग की किरणें ही पहुँच पाएंगी, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है रैले के अकॉर्डिंग, तो लाल रंग की किरणें ही पहुँच पाती हैं, इसलिए हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो सुबह तथा शाम के समय प्रकाश को माध्यम में अधिक दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से कई सारे इसके अनुप्रयोग हैं, आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और यही है, और एक टॉपिक इसमें और है रमन प्रभाव, इसी में है रमन प्रभाव, देख लें रमन प्रभाव। चलिए आगे देखिए बेटा, रैले के अकॉर्डिंग क्या था कि ये आपतित प्रकाश किरणें प्रकीर्णक से जब प्रकीर्णित होती हैं, ये प्रकीर्णित तरंगें, इन प्रकीर्णित तरंगों की आवृत्ति आपतित प्रकाश की तरंग की आवृत्ति के बराबर होती है। लॉर्ड रेले ने बताया था कि प्रकीर्णित तरंगों की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होता है, ठीक है। फिर रमन जो इनके अपने आप थे, रमन
सीवी रमन ने दिखाया कुछ एक्सपेरिमेंट करके कि ये जो प्रकीर्णित तरंगे हैं, प्रकीर्णित तरंगों की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समान भी होती है। प्रकीर्णित तरंगों की आवृत्ति, कुछ की आवृत्ति तो इसके समान है और कुछ की आवृत्ति इससे कम है और कुछ की आवृत्ति इससे ज्यादा है। ठीक है, प्रकीर्णित तरंगों की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर भी होती है, उससे कम भी होती है और उससे अधिक भी होती है। जिन तरंगों की आवृत्ति, जिन प्रकीर्णित तरंगों की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है, उन्हें स्टोक रेखाएं तथा जिन तरंगों की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होती है, उन्हें प्रतिस्टोक रेखाएं कहते हैं। प्रतिस्टोक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और कुछ जो बराबर होती हैं, क्योंकि रेले ने बताया था जिनकी आवृत्ति बराबर होती है उन्हें हम रेले रेखाएं कहते हैं। रेले रेखाएं कहते हैं और इन सब के युग्म को रमन रेखाएं कहते हैं। पूरे को स्टोक रेखाएं, रेले रेखाएं और प्रतिस्टोक रेखाएं, तीनों का सम्मिलन क्या कहलाता है? रमन रेखा, रमन रेखाएं। और इस प्रभाव को कहा जाता है रमन प्रभाव। ठीक है, इस प्रभाव को कहते हैं रमन प्रभाव। कौन सा? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की प्रकीर्णित प्रकाश तरंगों की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर, कम तथा अधिक तीनों होती है। कम भी होती है और अधिक भी होती है। ये है रमन का प्रभाव। और रेले ने बताया था कि सबकी आवृत्ति इसकी आवृत्ति के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेले रेखाएं, जिनकी आवृत्ति बराबर है, जिनकी आवृत्तियां कम है उसे स्टोक रेखाएं, जिसकी ज्यादा उसे प्रतिस्टोक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ।